नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने ब्लड सेल आरबीसी के बारे में अध्ययन किया था एंड रेड ब्लड कॉर्पसेस, उसके बारे में, उसकी उत्पत्ति, उसका जीवन काल, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम दूसरी जो ब्लड सेल है यानी WBC के बारे में अध्ययन करेंगे। WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पस, इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का कार्य करती है, यानी एक तरह का ये हमारे शरीर में हथियार है जो बाहर से प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट करता है। WBC पिछली कक्षा में हमने RBC के बारे में पढ़ा था। RBC कैसी थी? लाल थी, क्योंकि उसके अंतर्गत अंतर हीमोग्लोबिन पाया जाता था, जिसके कारण उसका रंग लाल था। लेकिन WBC कैसी है? रंगहीन है। RBC जो थी वो मनुष्य में पाई जाने वाली RBC केंद्रक विहीन होती है, जबकि जो WBC होती है वो केंद्रक युक्त होती है। RBC की संख्या मनुष्य में 50 से लेकर 55 लाख प्रति घन मिमी होती है, जबकि WBC की संख्या 6000 से लगाकर 8000 मिलीमीटर क्यूब होती है। यानी एक तरह के कहा जाए कि भाई RBC और WBC का रेशियो कितना होता है, तो 600:1। 600 हमारे शरीर में RBC है तो उसके ऊपर एक WBC होती है, यानी 600। अगर कभी पूछा जाए भाई RBC और WBC का रेशियो कितना होता है, तो 600:1 होता है। कभी कभी शरीर में क्या होता है कि WBC की संख्या अधिक हो जाती है, जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। यानी जो ब्लड कैंसर होता है उसके अंतर्गत WBC की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और RBC का जीवन काल आपको पता है 120 दिन था, जबकि WBC का जीवन काल 5 से 10 दिन का होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता था? लाल अस्थि मज्जा में, जबकि WBC का भी निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। अब WBC के अंतर्गत ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति के आधार पर WBC को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। जिसके अंतर्गत यानी ग्रेन्यूल पाया जाता है उसे कहते हैं ग्रेनुलोसाइट यानी कणिकाणु, और जिसके अंतर्गत यानी ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता उसे हम कहते हैं अग्रेनुलोसाइट यानी अकणिकाणु कहते हैं। अब हम पहले बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट यानी कणिकाणु। जो कणिकाणु WBC होती है उसका जो केंद्रक होता है उसमें कई लोब होते हैं, किसी में 2 है, किसी में 3 है और किसी में 7 तक भी होते हैं। और जो ग्रेनुलोसाइट है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब ग्रेनुलोसाइट को भी अभिरंजन प्रतिक्रिया के आधार पर 3 भागों में, जब हम इसको अभिरंजित करते हैं तो अलग अलग जो ग्रेनुलोसाइट है वह अलग अलग अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होती है। उसके आधार पर ग्रेनुलोसाइट को 3 भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। पहली बात करते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल नाम है न्यूट्रल, यानी ये उदासीन अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होती है, जबकि बेसोफिल, बेस यानी सार, यानी जो बेसोफिल है वो सारी अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है। जीव अभिरंजित होगी तो वो नीला कलर दर्शाएगी, जैसे एक सारी अभिरंजक है मिथाइल ब्लू। इसके बाद इओसिनोफिल है, ये अम्लीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होकर लाल व गुलाबी रंग प्रदर्शित करती है, जैसे अम्लीय अभिरंजक का नाम है इओसिन। अब हम बात करते हैं भाई जो न्यूट्रोफिल है वो WBC का 62% भाग बनाता है, जबकि बेसोफिल WBC का 0.5 से 1% भाग बनाता है। इसीलिए जो बेसोफिल है वो, और इसकी आकार भी सबसे छोटी है, इसीलिए बेसोफिल को स्मॉलेस्ट WBC भी कहा जाता है। अगर आपको पूछे भाई सबसे छोटी WBC कौन सी है, तो बेसोफिल है। जबकि इओसिनोफिल WBC का 2 से 3% भाग बनाता है। जब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल के केंद्रक की, तो जो न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक होता है वो 2 से 7 पिंडों में बटा होता है। नीचे एक डायग्राम बना रखा है, ये इसका जो केंद्रक है, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लोब में विभक्त है।
यानी जो न्यूट्रोफिल है उसका जो केंद्रक होता है उसमें 2 से 7 पिंड हो सकते हैं, जबकि जो मनुष्य का जो न्यूट्रोफिल है उसमें 3 लोब पाए जाते हैं। बेसोफिल में 3 लोब, 1, 2 और 3, और इओसिनोफिल में 2 लोब पाए जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। जो न्यूट्रोफिल होता है वो भक्षाणु का कार्य करता है, यानी बाहर से प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर लेता है, यानी उसको नष्ट कर लेता है। अब जो बेसोफिल होता है, बेसोफिल सेल द्वारा हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का स्त्राव किया जाता है, जिसके कारण जो एलर्जी से लड़ने का कार्य करता है। और इसी कारण जब शरीर में एलर्जी हो जाती है उस समय बेसोफिल की संख्या शरीर में ज़्यादा हो जाती है। और इओसिनोफिल में जब किसी को अस्थमा हो जाता है, ठीक है, या फिर एलर्जी के समय भी इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। और जीवाणु के संक्रमण के समय न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है। तो ये था भाई ग्रेनुलोसाइट। अब पढ़ते हम अग्रेनुलोसाइट यानी अकणिकाणु के बारे में, यानी इसके केंद्र में ग्रेन्यूल्स यानी कणिकाणु अनुपस्थित होते हैं, और जो इसका निर्माण है वो प्लीहा या लसिका ग्रंथियों में होता है, जबकि ग्रेनुलोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता था। अब इसमें भी लगभग अमूमन जो केंद्रक है किसी में सेम आकार का है, किसी में गोला, यानी केंद्र के आकार के आधार पर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट यानी एक केंद्रकाणु भी कहते हैं। अब जो मोनोसाइट है उसका आकार सबसे बड़ा होता है, लगभग 10 से 12 माइक्रोन का होता है। इसीलिए जो सबसे बड़ी WBC है वो तो मोनोसाइट है, और जो सबसे छोटी WBC है वो बेसोफिल है, ठीक है। अब जो मोनोसाइट है वह WBC का लगभग 5% भाग बनाता है, और जो मोनोसाइट है उसके जो केंद्र की आकृति होती है वह सेम के बीज के आकार की, यानी जस्ट लाइक अपने जो किडनी का जो शेप होता है उसी आकार में इसका केंद्रक होता है। मोनोसाइट भक्षाणु का कार्य करती है, और जब ये रक्त से ऊतक में प्रवेश करती है तो इसका आकार बढ़ जाता है, इसीलिए इसको वृद्ध भक्षाणु भी कहते हैं। और ये शरीर में प्रवेश करने वाले सभी जीवाणु विषाणु का नष्ट करने का कार्य करती है, इसीलिए इसको अपमार्जक की संज्ञा भी दी गई है। और जब किसी व्यक्ति को जब टीबी हो जाती है तब इसकी संख्या बढ़ जाती है। टीबी के समय जब रक्त में मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है, इसे डॉक्टर जब CBC करता ब्लड की तब उसमें अगर मोनोसाइट की संख्या ज़्यादा हो तो अनुमान लगाया जा सकता है भाई इसको कौन सी बीमारी होती है। अब दूसरी बात करते हैं हम लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट WBC का 20 से 30% भाग बनाता है। इसका मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा के लिए शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण। जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी का निर्माण है वो लिम्फोसाइट करती है। इसमें जो केंद्र का आकार होता है वह अंडाकार होता है, और जो वायरस के संक्रमण के समय हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है उसका निर्माण व परिपक्वन अस्थि मज्जा में ही होता है, जबकि जो टी लिम्फोसाइट है उसका निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है लेकिन परिपक्वन थाइमस ग्रंथि के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये हमारा होगा भाई WBC। अब नेक्स्ट कक्षा में हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट। तीसरी ब्लड सेल है, ब्लड प्लेटलेट, इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, बिंबाणु या पट्टिकाणु। जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसका आकार अनियमित होता है, कैसा भी, राउंड भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, डिस्क लाइक भी हो सकता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती है उसका जो आकार होता है वह अनियमित होता है। ये नहीं कि राउंड है, गोल है, नहीं, वो अंडाकार भी हो सकती है या डिस्क रूपी भी हो सकती है। यानी इसका जो आकार होता है
वह अनियमित होता है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वह रंगहीन होती है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। और ब्लड प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है 7 से 12 दिन का होता है। और जो इनकी संख्या लगभग 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। साइज की बात करें तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो आरबीसी से छोटी होती है साइज में। इसकी जो साइज होती है 2 से 4 माइक्रोन की होती है। और ये भी केंद्रक विहीन, आरबीसी भी केंद्रक विहीन थी लेकिन डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त थी, और जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो केंद्रक विहीन होती है। अब जब हमारे शरीर में जो चोट लगती है तो इसके कुछ समय बाद वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने में ब्लड प्लेटलेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब हमारे चोट लगती है उत्तक क्षति होती है तब प्लेटलेट्स फटते हैं। प्लेटलेट फटने के कारण उनसे एक प्रोटीन जो निकलती है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन निकलती है, फिर वह स्कंदन कारक 7 व 10 व कैल्शियम के संपर्क में आती है, थ्रोम्बिन सक्रियन बनती है, फिर फाइब्रिनोजन बनाकर रक्त का थक्का का निर्माण करती है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है, लेकिन अस्थि मज्जा की मेगाकैरियोसाइट सेल द्वारा उसका निर्माण होता है। तो हमारे ब्लड सेल थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स तीनों ही पूरी हो चुकी है।